रिबॉर्न ऑफ माई डेविल पिया। एपिसोड 30। अशोक जी को देख रहा था। अशोक जी सब की तरफ देखकर कहते हैं, ये सच है कि मैं जानता था रिद्धिमा इतने सालों से कहाँ थी और किसके साथ थी। बल्कि मेरे दिमाग की परवरिश के लिए कपूर फैमिली को एक मोटी रकम देता था। मैंने उन्हें अपनी एक कंपनी दे दी थी, सब कुछ किया था मैंने, लेकिन उन लोगों ने मेरी बेटी का ख्याल नहीं रखा। मृत्युंजय सब कुछ शांति से देख रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि उसकी याददाश्त जा चुकी थी। अगर ज्यादा जाने से पहले वाला मृत्युंजय होता ना, तब तक अपनी रिद्धिमा को यहाँ से लेकर जा चुका होता, क्योंकि वह अपनी रिद्धिमा की आंखों में आंसू नहीं देख सकता था। आज भी मृत्युंजय को बहुत बुरा लग रहा था रिद्धिमा की आंखों में आंसू देखकर, लेकिन आज वह कुछ बोलना नहीं है, चुपचाप खड़ा रहता है। रिद्धिमा सबकी तरफ अपने हाथ जोड़कर रहती है, प्लीज भूल जाए आपकी कि कोई बेटी भी है, क्योंकि मैं झूठ रिश्तों को नहीं निभा सकती। मैं थक चुकी हूँ, अब मैं शांति की जिंदगी जीना चाहती हूँ, तो प्लीज मुझे शांति से जीने दीजिए आप लोग। अब मुझे मेरी जिंदगी में किसी की जरूरत नहीं है, नहीं परिवार की, नहीं माता पिता की, नहीं भाई की और ना ही पति की। अब मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से अकेले जंगी शादी करके भी देख लिया, मोहब्बत करके देख लिया, किसी ने मुझे अपनाया नहीं, सपने ठुकरा दिया, पति होते हुए भी विधवा बन गई। इससे अच्छा है कि अब मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से, अपनी जिंदगी में किसी की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं होगी। सारा परिवार रिद्धिमा की बातें सुन रहा था। रोहन के पास आकर उसका हाथ पकड़ कर चली जाती है रिद्धिमा। एक नजर को देखकर बाहर चली जाती है। उसे लगातार शायद इस वक्त मृत्युंजय उसका साथ देगा, लेकिन उस अजनबियों की तरह दिमाग की तरफ देखा था। प्रतिमा का सब्र टूट जाता है तो वह भी वहां से बाहर चली जाती है। मृत्युंजय जाती भी रिद्धिमा को पीछे से देख रहा था, तभी मृत्युंजय का हाथ पकड़कर अपनी तरफ करता है और कहता है, मैं पहले की हमारी सारी दुश्मनी बनाने को तैयार है। उन्होंने इस बात का भी इंतजार नहीं किया रिद्धिमा में आने वाले हैं, लेकिन सड़कों पर चले जा रही थी। आज उसे अपनी जिंदगी बिना मतलब की लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि भगवान ने सारी परेशानी, सारा दुख, सर दर्द दिमाग के नसीब में ही लिख दिया था। रिद्धिमा की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे दर्द का दरिया बह रहा है उसकी आंखों में। सोने पर सुहागा। तभी इतनी जोर से बारिश शुरू हो जाती है। ये भी मौसम की बरसात में दिमाग के दर्द को शायद भुलाने के लिए उसके साथ बरस रही थी, या दिमाग के टूटे दिल की आवाज उसे आसमान को भी सुनाई दी थी, इसीलिए आज वह बारिश रिद्धिमा के आंसुओं का साथ देने के लिए बरस रही थी। वहीं अपनी गाड़ी में मुझे दिमाग को पीछे से देख रहा था, रिद्धिमा के पीछे आ रहा, मुश्किल से गौर से रिद्धिमा को देख रहा था। पता नहीं क्यों दिमाग को इस हालत में देखकर मृत्युंजय को अपने दिल में दर्द का एहसास हो रहा था। वह इन सब बातों को समझ ही नहीं पा रहा था। मलिक मेंशन में सब लोग अशोक जी की तरफ देख रहे थे, क्योंकि किसी को समझ नहीं आया था कि रिद्धिमा अशोक जी पर इल्जाम लगाकर क्यों गई थी, और अशोक जी अगर जानते थे कि रिद्धिमा कपूर फैमिली के साथ थी तो वह उसे कभी वापस लेकर क्यों नहीं आए। कुणाल अशोक जी के आगे आकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, पापा रिद्धिमा ऐसा क्यों कहा, कि आप जानते थे कि रिद्धिमा कहाँ है। अशोक जी पूरे परिवार की तरफ देखकर कहते हैं, क्योंकि मैं जानता था कि रिद्धिमा को कपूर फैमिली ने किडनैप किया था, और यह भी जानता था कि वह लोग अच्छे नहीं थे। गीता जी जाकर अशोक जी का हाथ पकड़ कर कहती है, जब आप जानते थे कि वह लोग अच्छे नहीं थे हमारी बेटी के साथ, तो आपने हमारी बेटी को इतने सालों तक उनके पास क्यों रहने दिया, और उन लोगों ने क्या किया हमारी बेटी के साथ कि हमारी बेटी हमसे इतनी नफरत करती है। कुणाल सबकी तरफ देखकर कहता है, रिद्धिमा का गुनहगार तो मैं भी हूँ मोम, मैंने उससे उसका पति छीना है। सब लोग एक बार फिर हैरानी से कुणाल की तरफ देखते हैं। कुणाल कहता है, मृत्युंजय रिद्धिमा का पति है, और मैं मृत्युंजय को मारने की कोशिश की थी, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे और नलिनी के बीच मृत्युंजय आया था और मैं मृत्युंजय से उसकी खुशियां छीन चाहता था, लेकिन उसे एक्सीडेंट में मृत्युंजय ने अपनी याददाश्त खो दी और वह रिद्धिमा को पूरी तरीके से भूल गया, इसीलिए आज मेरी बहन इतनी दर्द में तड़प रही थी। पूरा परिवार हैरानी से कुणाल और अशोक जी को देख रहा था। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि एक बेटी के लिए उसका भाई और उसका बाप उसके सुरक्षा कवच होते हैं। यहाँ तो उन दोनों ने ही उनकी बेटी की जिंदगी बर्बाद करती थी। गीता जी उन दोनों की तरफ देखकर कहती है, आज के बाद मेरा भी आप दोनों से कोई रिश्ता नहीं है। जैसे आप दोनों में मेरी बच्चियों की जिंदगी बर्बाद की है, इस तरह अब मैं भी आप लोगों से कोई वास्ता नहीं रखेगी। इस उम्र में ये घर छोड़कर तो नहीं जा सकती और अपने बेटे को बद्दुआ भी नहीं दे सकती, लेकिन तुम दोनों को मैं माफ तो बिल्कुल नहीं करूंगी। गीता जी वहां से सीधा अपने कमरे में चली जाती है। दादा दादी अपने कमरे में चले जाते हैं। अब हाल में अशोक जी, कुणाल और विक्की खड़े थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि थोड़ी ही देर में क्या से क्या हो गया। अशोक जी चुपचाप अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं। कुणाल वहीं सोफे पर बैठ जाता है। विक्की उसके पास बैठकर कहता है, क्यों बताया तुमने, फैमिली वालों को जानता है ना आंटी कितना प्यार करती है अपनी बेटियों से, और तुमने तो उनकी एक बेटी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी अपने बदले की आग में। अब बताओ कैसे मनाओगे आंटी को। कुणाल के पास खाने के लिए कोई शब्द नहीं थे। कुणाल विक्की की तरफ देखकर कहता है, एक बार फिर इन्वेस्टिगेशन कर कि नाली के मुझे छोड़कर जाने के पीछे क्या वजह थी।
विक्की ओकेका के घर से बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ पैदल चलते चलते ही रहते माँ अपने अपार्टमेंट पहुंच जाती है और उसके पीछे कुछ दूरी पर चल रहा है मृत्युंजय ये सब कुछ देख रहा था, लेकिन वह इस वक्त रिद्धिमा को अकेले रहने देना चाहता था, इसीलिए उसके सामने नहीं जाता। रिद्धिमा जैसी अपने अपार्टमेंट के अंदर चली जाती है, मृत्युंजय भी अपनी कर लेकर घर की तरफ निकल जाता है। जैसे ही घर के अंदर जाकर गेट के सहारे बैठकर जोर जोर से होने लगती है और वही गेट के सहारे लेटकर कहती है, क्या गलती थी मेरी, क्यों मेरे परिवार ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, जब मेरे पिता जानते थे कि मैं कहाँ हूँ तो वह क्यों मुझे अपने साथ नहीं लेकर गए, क्यों मुझे चालबाज लोगों के पास छोड़ दिया। जिससे प्यार किया हमेशा उसे दूर हो गई, बस थोड़ा सा प्यार मुझे मृत्युंजय से मिला, भगवान को वह भी मंजूर नहीं हुआ, उसे भी मुझसे दूर कर दिया, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, अब कुछ भी नहीं, अब मैं ये शहर ये देश छोड़कर चली जाऊंगी, नहीं चाहिए मुझे कोई, जानती हूँ मैं, डॉक्टर ने कहा था कि मृत्युंजय की याददाश्त कभी वापस नहीं आएगी और ना ही हम उनकी याददाश्त वापस ला सकते हैं, आप मेरे लिए यही बेहतर होगा कि मैं इन सब से दूर, बहुत दूर चली जाऊं, एक नई शुरुआत करें। रिद्धिमा उठकर खड़ी होती है और अपना सामान और जरूरी डॉक्यूमेंट पैक कर कर एक नज़र उसे अपार्टमेंट को देख वहां से बाहर निकल जाती है, टैक्सी में बैठ एयरपोर्ट के लिए चली जाती है। जैसी वह एयरपोर्ट पहुंचती है, एक बार पलट कर फिर से उसे शहर को देखकर कहती है, हमेशा के लिए बस मेरे मृत्युंजय का ख्याल रखना, उसे परिवार ने मुझे बहुत प्यार दिया, सम्मान दिया, महादेव उसे परिवार को हमेशा खुश रखना। कहीं दूसरी तरफ अपने घर के हाल में बैठा पूरा परिवार सिया को देख रहा था, जो रोते हुए रोहन के गले लगी हुई थी, वहीं मृत्युंजय को एक बेचैनी हो रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका अपना उससे बहुत दूर जा रहा है, उसे इतनी बेचैनी हो रही थी कि वह उठकर खड़ा हो जाता है। मृत्युंजय की ऐसी हालत देखकर सब लोग डर जाते हैं, उसे बैठने को कहते हैं, पानी पिलाते हैं, लेकिन मृत्युंजय की बेचैनी कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी, होती भी कैसे, उसकी बीवी, उसकी मोहब्बत, उसकी रिद्धिमा उसे छोड़कर जो जा रही थी। रोहन डॉक्टर को फोन करता है, क्योंकि मृत्युंजय की कंडीशन अभी भी इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए वह तुरंत डॉक्टर को बुला लेता है। रिद्धिमा ने तत्काल में अपने लिए टिकट बुक करवानी थी, इसलिए पैसे भी ज्यादा खर्च हुए थे, लेकिन वह बस अब यहाँ से जाना चाहती थी, इसलिए वह एक बार पलट कर फिर देखते हैं कि शायद कोई अपना उसे दिख जाए, लेकिन इस वक्त कोई उसे नहीं दिखता और वह फिर फ्लाइट में बैठ निकल जाती है अपनी एक नई शुरुआत के लिए। विक्की भागता हुआ कुणाल के पास आता है, इस वक्त सब लोग डिनर के लिए ट्रेनिंग हॉल में बैठे थे। विक्की कुणाल के पास आकर खड़ा होता है और कहता है, कुणाल, रिद्धिमा तेज छोड़कर चली गई, कहाँ गई नहीं जानता, लेकिन इतना पता है कि वह एयरपोर्ट पर देखी गई थी, लेकिन एयरपोर्ट में सिक्योरिटी का हवाला देकर उसकी डिटेल्स हमें नहीं दी। जैसे ही पूरा परिवार यह सुनता है, सब लोग उठकर खड़े हो जाते हैं। कुणाल आवाज में विक्की के ऊपर चीखने लगता है। विक्की उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह हो ही नहीं रहा था। विक्की रोहन को भी फोन करके रिद्धिमा के चले जाने के बारे में बता देता है। ए फ्लैट तक मृत्युंजय थोड़ा ठीक हो गया था। रोहन पूरे परिवार की तरफ देखकर कहता है, रिद्धिमा भाभी यह शहर छोड़कर चली गई है, कहाँ गई है कोई नहीं जानता, अभी अभी विक्की का कॉल आया था, लास्ट टाइम उन्हें एयरपोर्ट पर देखा गया था। रिद्धिमा के जाने की बात सुनकर मृत्युंजय एकदम से अपने बेड से उठकर खड़ा हो जाता है और रोहन की तरफ देखकर कहता है, मैं तो उससे माफी भी नहीं मांग पाया, मैंने उसे रात उसे कितना उल्टा सीधा बोला था, उसके बाद ही वह ये घर छोड़कर गई थी, मुझे माफ कर दो सिया, मैं तुमसे तुम्हारी बहन को दूर कर दिया। सिया, रोहन, अब पूरा परिवार हैरानी से मृत्युंजय को देख रहे थे, किसी को नहीं पता था कि रिद्धिमा घर छोड़कर क्यों गई थी। मृत्युंजय के दिल में दर्द हो रहा था, उसे सांस नहीं आ रही थी। डॉक्टर तुरंत से चेक करते हैं और कहते हैं, इन्हें किसी बात का टेंशन हो रहा है या यह अपने अतीत को याद करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए डॉक्टर उसे नींद का इंजेक्शन लगा देता है और मृत्युंजय गहरी नींद में चला जाता है। घर के सारे मेंबर घर से बाहर आ जाते हैं। केतकी की तुरंत अपने खास आदमी को कॉल करके रिद्धिमा का पता लगाने के लिए बोल देती है, क्योंकि रिद्धिमा उनके घर की बड़ी बहू है, वह इस तरह से नहीं जाने दे सकती, भले ही उनके बेटे को याद ना हो, लेकिन और तो सबको पता है ना कि रिद्धिमा मृत्युंजय की पत्नी है। अगली सुबह मलिक हाउस और राणा हाउस में अलग ही माहौल चल रहा था। सब लोग रिद्धिमा को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी को नहीं पता चल रहा था कि रिद्धिमा कहाँ गई, क्योंकि अपनी पावर का इस्तेमाल करके सब लोगों ने एयरपोर्ट अथॉरिटी से चेक करवाया था, लेकिन उसमें रिद्धिमा नाम की कोई भी लड़की शहर से बाहर गई नहीं थी। केतकी जी की सबकी तरफ देखकर कहती है, रिद्धिमा ने इस शहर से जाने के लिए अपना नाम और आइडेंटिटी चेंज कर ली थी, इसीलिए हम लोग पता नहीं कर पा रहे हैं। मैं तुमसे घर पर बिल्कुल अकेला था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि
उसे इतना अकेलापन क्यों लग रहा है? रिद्धिमा उसकी तो कोई नहीं लगती थी, उसके जाने से मृत्युंजय को इतनी तकलीफ क्यों हो रही थी? यह बातों से समझ नहीं आ रही थी। उसका ना किसी काम में मन लग रहा था और ना ही घर पर उसे चैन मिल रहा था। वह कमरा भी उसे अपना नहीं लगता था। रात के 11 बजे मृत्युंजय टेरेस पर खड़े होकर उसे कल आसमान को देख रहा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी उसके पास रोहन आता है और कहता है, भाई आप रात को इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको इस वक्त अपने कमरे में होना चाहिए, आपको आराम की सख्त जरूरत है और फिर आप सुबह सुबह ऑफिस चले जाएंगे। मृत्युंजय रोहन की तरफ देखकर कहता है, आज मैं तुझे जो भी पूछूंगा तो उसका सही सही जवाब देना और तुझे अपने भाई की कसम है। रोहन हैरानी से मृत्युंजय की तरफ देखकर कहता है, भाई आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप पूछिए, मैं आपको सर जवाब सही दूंगा। मेरा और मेरे रिद्धिमा का क्या रिश्ता था? क्योंकि उसके जाने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मैं अधूरा हो गया हूँ और मैं जानता हूँ उसके साथ मेरा जरूर कोई रिश्ता था। मृत्युंजय का सवाल सुनकर रोहन अपनी नजर इधर उधर करने लगता है। मैं तुझे, रोहन का चेहरा पकड़कर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोलता है, झूठ बोलने की कोशिश तो करना मत। रोहन अपना सर नीचे करके कहता है, रिद्धिमा आपकी पत्नी थी और मेरी भाभी इस घर की बहू। अपने भाभी से लव मैरिज की थी। माया ने आपको धोखा दिया था। उसके बाद आपको एहसास हुआ था जब भाभी ने आपको संभाला था। आप भाभी से बहुत मोहब्बत करते थे भाई, लेकिन आपकी मेमोरी चली गई और सब कुछ खराब हो गया और आज तो भाभी भी पता नहीं कहाँ है, सही भी है या नहीं, किन हालातों में है, कुछ समझ नहीं आ रहा। रोहन की बात सुनकर मृत्युंजय की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं और वह रोहन के कंधों को पकड़कर कहता है, तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? रोहन हमें अपनी गर्दन हिलाकर कहता है, ये सच है भाई, डॉक्टर ने मना किया था कि हम आपको ऐसी कोई बात ना बताएं कि आपका दिमाग पर असर हो, इसलिए हमने आपको कुछ नहीं बताया। भाई ये सच है कि रिद्धिमा भाभी आपकी पत्नी है। आपके पुराने फोन में आप दोनों की शादी के फोटोग्राफ्स वीडियो हैं, घर पर भी शादी के फोटो जो हमने स्टोर रूम में रख दिए हैं। मृत्युंजय जल्दी से रोहन के साथ नीचे जाकर उन सारे फोटोज और को देखा है जो कभी मृत्युंजय के कमरे में लगा करते थे। ये देखकर मृत्युंजय हैरान रह जाता है कि जिस लड़की को वह उसे दिन गोल्ड डिगर कह रहा था, असल में वह उसकी पत्नी थी। कॉल रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद मृत्युंजय का चेहरा काला पड़ जाता है, लेकिन वह मीडिया और पुलिस की तरफ देखकर कहता है, अब अगर आप लोगों का ओवर हो गया हो तो मैं यहाँ से अपनी बीवी को लेकर जा रहा हूँ। और हाँ, इस लड़की के ऊपर एलिगेशंस लगाओ। अब ये जेल से बाहर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर यह जेल से बाहर आई ना तो ये दुनिया को नहीं दिखेगी। यह मृत्युंजय राणा का वादा है तुम लोगों से। और वह तुरंत ही रिद्धिमा का हाथ पकड़कर वहां से चला जाता है। अब मीडिया के घेरे में परी फंस चुकी थी। उसने जिन लोगों के कहने पर यह सब कुछ किया था, सब लोगों ने अपना अपना फोन बंद कर दिया था, क्योंकि इतने बड़े कैसे में कोई फंसना नहीं चाहता था। पुलिस वाले परी को अपने साथ ले जाते हैं। वही मीडिया फिर से ब्रेकिंग न्यूज दिखाने लगती है, क्योंकि जो वीडियो रिद्धिमा ने दिखाए थे उनकी वीडियो मीडिया वालों ने बना ली थी। अब पूरे वर्ल्ड में ये सारी चीज दिखाई जा रही थी। परी की इज्जत की धज्जियां उड़ चुकी थी और उड़ चुकी थी। वही परी के परिवार वाले जैसे ही यह न्यूज देखते हैं, परी के पापा का गुस्से से चेहरा काला पड़ जाता है और वह परी की मां पर चिल्लाते हुए कहते हैं, देख लिया तुम्हारी बेटी ने क्या किया? मेरी सालों की बनी बनाई इज्जत को पानी पानी में मिला दिया, मिट्टी डाल दी उसे लड़की ने। आज सुन लो, ये पूरा परिवार उसे लड़की के साथ हम लोगों का कोई रिश्ता नहीं है। वह जिए मरे कुछ भी करे। आज समझ में आया कि वह इतना इतना पैसा कमाती कहाँ से थी। अरे अब तो मुझे खुद पर भी शर्म आ रहा है कि उसके 2 नंबर के उसके बॉडी से कमाए हुए पैसों से हमने अपना घर चलाया। परी की माँ रो रही थी, क्योंकि परी के पापा और परी की माँ बहुत ही इज्जतदार परिवार से थे और उनका एक बेटा भी था जो ये सब कुछ देख रहा था। आज उसके दिल में भी परी के लिए नफरत भर गई थी, क्योंकि उसकी बहन इतनी गिरी हुई है, इस बात का एहसास भी उसे नहीं था। होटल से निकलने के बाद मृत्युंजय कारण और रिद्धिमा के बीच कोई बात नहीं हुई थी। तीनों ही चुपचाप गाड़ी में बैठे हुए थे। वही मृत्युंजय एक गहरी सांस भरकर रिद्धिमा से कहता है, क्या तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा था? क्या तुम्हें विश्वास है मेरे ऊपर? रिद्धिमा एक नजर मृत्युंजय को देखकर कहती है, अगर विश्वास नहीं होता ना तो मैं वहां जाती ही नहीं, आपको डिफेंड नहीं करती, वह सबूत मीडिया को नहीं देती, वह सबूत पुलिस को नहीं देती, क्योंकि मैंने उसे दिन भी आपसे कहा था कि यह लड़की हम सब की जिंदगियों को बर्बाद कर देगी। और देखो आज वह दिन आ गया। इसीलिए पहले से मेरे पास सारे सबूत मौजूद थे, वरना आप जानते हैं आपके साथ क्या हो सकता था। राणा परिवार की इज्जत, माँ पापा का सम्मान, प्यार, सब कुछ पर बात कर देती वह लड़की। मृत्युंजय रिद्धिमा का हाथ पकड़कर कहता है, थैंक यू सो मच। जब सारी दुनिया मेरे खिलाफ थी तुम मेरे साथी। रिद्धिमा मृत्युंजय के हाथ पैर हाथ रखकर कहती है, मैं ही नहीं बहुत से लोग आपके साथ थे, कुणाल भाई, विक्की भाई, रोहन, सिया, सनाया, माँ, मम्मी पापा, दादा दादी, चाचा चाची, सब लोगों को आप पर विश्वास था कि आप ऐसी हरकत कभी नहीं करेंगे, इसलिए अपने दिमाग से ही बात निकाल दीजिए। करण अपनी चुप्पी तोड़कर कहता है, भाभी आई एम सॉरी, वह लड़की मेरी वजह से हम सब की जिंदगी में आई थी, मुझे नहीं पता था कि उसे मासूम चेहरे के पीछे इतनी शैतानियत छुपी हुई है। रिद्धिमा कुछ नहीं रहती, फिर वह कहती है,
मैंने अपना जो ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया था उसकी मेरी एक सेक्रेटरी है जो आज यही आने वाली है। करण और मृत्युंजय हैरानी से रिद्धिमा को देखते हैं। रिद्धिमा रहती है, आप मुझे अपना खुद का बिजनेस ब्रांड बनाना है, इसीलिए मैंने ये किया। अभी तो ऑनलाइन स्टार्ट किया है, बहुत जल्द ऑफलाइन भी कर दूंगी। मृत्युंजय को रिद्धिमा की सोच पर बहुत खुशी होती है। सब लोग अपार्टमेंट पहुंच जाते हैं। जैसे ही रिद्धिमा अपार्टमेंट्स का गेट खोलते हैं, सामने खड़ी लड़की को देखकर करण और मृत्युंजय दोनों ही हैरान रह जाते हैं। जैसे ही रिद्धिमा की नजर सामने खड़ी लड़की पर जाती है, वह जल्दी से उसके गले लग जाती है और कहती है, फाइनली तुम वापस आ ही गई, मैं तुम्हें बहुत मिस किया यार, सच में, मतलब तुम अपनी दोस्त को भूल कैसे सकती हो, हम और तुम तो बचपन के दोस्त हैं ना, और अपने बचपन की दोस्ती को भुला देना इतना आसान तो नहीं। पीछे खड़े मृत्युंजय और करण उन दोनों की बातें सुन रहे थे। रिद्धिमा जल्दी से दूर हटे रहती है, आओ मैं तुम्हें अपने हस्बैंड से मिलती हूँ। जैसे ही वह लड़की यह बात सुनती है, वह अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके कहती है, तूने शादी कर ली, किससे करी यार, तेरा वह बस था ना, तेरा बॉस मोहब्बत हो क्या, तूने अपने बॉस से शादी की या किसी और से। रिद्धिमा जल्दी से उसे लड़की का हाथ पकड़कर उसे सोफे पर बिठा देता और कहती है, गेस स्पॉट, मेरा बॉस ही मेरा पति है। जैसे वह लड़की की बात सुनती है, कुछ जल्दी से रिद्धिमा गले लग जाती है और कहती है, रिद्धिमा उसे लड़की के गले लगाकर कहती है, पलक कब तक इंतजार करेगी उसका, वह नहीं आएगा यार, तू हमेशा से उसका इंतजार ही तो करती आई है, अपनी जिंदगी में मूव ऑन कर यार, किसी और को अपने दिल में अपनी जिंदगी में सकेती देख, धीरे धीरे उससे प्यार हो ही जाएगा। मृत्युंजय पीछे से पलक के सर पर हाथ रखकर कहता है, दोस्त के चक्कर में अपने इस दोस्त को भूल गई। जैसे ही पलक मृत्युंजय की आवाज सुनती है, एक झटके में वह मुड़कर पीछे देखी है तो अपने सामने मृत्युंजय और करण को देखकर उसकी आंखें नम हो जाती है और वह जल्दी से मृत्युंजय के गले लगाकर कहती है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मृत्युंजय कैसे हो तुम, और तुम यहाँ मेरी दोस्त के फ्लैट पर क्या कर रहे हो। मृत्युंजय रिद्धिमा के बगल में बैठकर कहता है, अभी जिस दोस्त के पति की तुम बात कर रही थी ना, वह मैं ही हूँ। जैसे ही पलक ये सुनती है, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और वह रिद्धिमा की तरफ देखकर कहती है, मृत्युंजय तुम्हारा पति है और तुमने आज तक मुझे नाम क्यों नहीं बताया। रिद्धिमा यार, तुमने कभी नाम ही नहीं पूछा, इसलिए मैंने नहीं बताया, इसमें इतना हाइपर होने की क्या जरूरत है। पलक रिद्धिमा की दूसरी साइड बैठकर रहती है, तू जानती है, मैं तुझे हमेशा कहा करती थी कि मेरा एक दोस्त है, वह बहुत खड़ूस और सनकी टाइप का है, मैं हमेशा तेरी जोड़ी उसके साथ बनाती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि भगवान जी ने भी तेरी जोड़ी उसी के साथ बनाई है। मेरा वही सनकी और पागल दोस्त है जिसकी बीवी मैं तुझे बनाना चाहती थी, और तू हमेशा कहती थी तुझे किसी सनकी और पागल की बीवी नहीं बना, लेकिन देख तू आज उसी की बीवी बनाकर उसी के पास बैठी है। मृत्युंजय घुरकर पलक और रिद्धिमा को देखने लगता है। वही पलक एक बार को तो मृत्युंजय की आंखों को देखकर डर जाती है, लेकिन अगले ही पल उसे इस चीज का एहसास होता है और वह तुरंत मृत्युंजय की तरफ मुड़कर रहती है। तुझे पता है, एक बार कॉलेज में मैंने तुझे कहा था कि मेरी एक दोस्त है और मैं तेरी शादी उससे करना चाहती हूँ, तो तूने मना कर दिया था कि तुझे किसी से शादी ही नहीं करनी। देख, आज मेरी वही दोस्त तेरी बीवी है। करण जो इतनी दूर से उन तीनों से इग्नोर हो रहा था, अब उसे थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वह सब की तरफ देखकर कहता है, मैं भी यहाँ हूँ, मुझे भी देख लो। पलक एक नजर करण को देखकर फिर से उन दोनों से बातें करने लगती है। करण जानता था कि कारण ने जो पलक के साथ किया था, उसके बाद पलक उससे नाराज हो सकती है और ये देख भी रहा था। तभी मृत्युंजय उन तीनों की तरफ देखकर कहता है, अब तुम तीनों जल्दी से अपना सामान पैक कर लो, हम आज रात को इंडिया निकल रहे हैं, क्योंकि वहां पर भी सब लोग परेशान होंगे। तभी बाहर से आवाज आती है कि हम सब लोग परेशान थे और यहाँ आ भी चुके हैं। रोहन के साथ सिया और कुणाल के साथ शनाया और विक्की अंदर आ रहे थे। पलक की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि दो दुश्मन एक साथ बात समझ नहीं आई थी। पलक जल्दी से जाकर कुणाल के गले लग जाती है और उसके बाद विक्की के शनाया को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। पालक का कुणाल के गले लगा, लेकिन वो कुछ नहीं रहती। कुणाल पालक के सर पर हाथ रखकर कहता है, बहुत सालों बाद मिली है, कैसी है तू। पलक खुद को आगे पीछे से दिखाते हुए कहती है, एकदम बिंदास। कुणाल उसके सर पर हाथ रखकर कहता है, शादी वादी किया, आज भी सिंगल जिंदगी की रही है। सब लोग आकर कहीं बैठ चुके थे और सबका अट्रैक्शन आज सिर्फ और सिर्फ एक इंसान की तरफ था, वह थी पलक। पलक कुणाल की तरफ देखकर कहती है, अब तुम चार यहाँ पर हो तो तुम्हारा वह पांचवा दोस्त कहाँ है, उसे भी यहाँ होना चाहिए था, गेट टुगेदर हो जाएगा। कुणाल उसके सर पर हाथ रखकर कहता है, वह भी आ जाएगा, वह थोड़ा बिजी है, एक्चुअली में थोड़ा नहीं बहुत बिजी है, उसकी जिंदगी इस वक्त बहुत ट्रेवल से गुजर रही है। रिद्धिमा सबके लिए चाय नाश्ता ले आती है। वहीं रिद्धिमा ने एक नजर भी कुणाल से बात नहीं की थी। कुणाल रिद्धिमा के पास पैरों में आकर बैठ जाता है और कहता है, मेरी तो इन सब में कोई गलती नहीं थी, तो तू मुझे क्यों बात नहीं कर रही, क्यों मुझसे नाराज है। बहन है तू मेरी यार, इतना तो हक बनता है ना। जिस दिन से मुझे पता चला कि तुम और सिया मेरी बहाने हो, मैं तड़प रहा हूँ तुम दोनों से मिलने के लिए, लेकिन तुम दोनों की ही मेरी वैल्यू नहीं है। जब भाई नहीं होता ना, तब वैल्यू होती इस चीज की। रिद्धिमा और सिया जल्दी से कुणाल के गले लग जाती हैं।
पलक हैरानी से सबकी तरफ देखकर कहती है, एक मिनट रिद्धिमा कुणाल की बहन कैसे? तभी रिद्धिमा पलक को सब कुछ बता देती है। पलक खुशी से रिदम को गले लगा कर कह दिया, फाइनली तुझे तेरी फैमिली मिल गई। खास यार, मुझे भी मेरी फैमिली मिल गई होती तो मैं भी आज दर दर भटक नहीं रही होती। तभी मृत्युंजय कुणाल और विक्की पलक को अपनी गले लगा लेते हैं और कहते हैं, हम है ना तुम्हारी फैमिली, देखना तेरे लिए अच्छा सा लड़का देखकर धूमधाम से तेरी शादी करेंगे, दुनिया देखेगी। मृत्युंजय राणा की बहन की शादी। पलक मृत्युंजय के सीने पर अपना सर रखकर रहती है, मैं थक गई हूँ मृत्युंजय, अब मैं एक जगह रुकना चाहती हूँ, अपनी फैमिली बनाना चाहती हूँ। मेरी फैमिली में मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरा ससुराल हो, कम से कम खुद का परिवार, ना सही वह परिवार तो मेरा अपना होगा ना। थोड़ी देर सब लोग ऐसे ही एक दूसरे के पास बैठकर बातें करते हैं और उसके बाद चारों लड़कियों किचन में डिनर बनाने चली जाती हैं। वहीं वह चारों पांचों लोग बैठकर बाहर बातें कर रहे थे। मृत्युंजय करण की तरफ देखकर कहता है, अभी भी तू पलक को अपना आएगा या अभी भी उसे? पागल लड़की के पीछे तेरा दिमाग खराब हो रखा है। परी और पलक में जमीन आसमान का अंतर है। करण, अपना ले उसे, वरना देर ना हो जाए, कहीं वह तुझे छोड़कर हमेशा के लिए अपनी जिंदगी में आगे ना बढ़ जाए। और तो बहुत अच्छे से जानता है पलक, अगर किसी से अपना रिश्ता बनती है ना तो उसे रिश्ते को कभी नहीं तोड़ती, चाहे उसे रिश्ते के लिए उसे कुछ भी करना पड़े। करण सबकी तरफ देखकर कहता है, मैं क्या करूं यार, उसे देखकर मुझे वह फीलिंग नहीं आती जो किसी को देखकर आती है। वह मेरी सिर्फ एक अच्छी दोस्त है यार, और इससे ज्यादा मैं उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। और अब तुमसे ना तो शादी करनी है, नहीं किसी से कोई रिश्ता बनाना है। प्लीज मृत्युंजय, इस बात को यही खत्म कर दे, अगर वह सुनेगी तो फिर से उसे दुख और दर्द ही होगा। किचन के गेट पर खड़ी पलक कारण की सारी बातें सुन चुकी थी। आज उसकी वह उम्मीद भी टूट गई थी कि कभी ना कभी तो कारण को उसके प्यार का एहसास होगा, लेकिन आज यह उम्मीद हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। पालक अपने मन में निश्चय कर दिया है कि आज के बाद वह कारण से कोई उम्मीद नहीं रखेगी और पलटकर फिर किचन में चली जाती है। चारों लड़कियों हंसती मुस्कुराती हुई डिनर बनाते हैं और साथ बैठकर डिनर करते हैं। सब लोग अपने अपने कमरे में जा चुके थे, लेकिन पलक छत पर खड़े होकर अमेरिका की उन सड़कों को देख रही थी जो कभी भी बंद नहीं होती, जहां हमेशा ही चहल पहल रहती है। तभी उसे एहसास होता है कि कोई उसके पास खड़ा है। वह घूम कर देखती है तो विक्की था। विक्की को देखकर कहती है, क्या बात है, आज मेरा जाने दुश्मन मुझसे बातें करने आया है? विक्की मुस्कुराकर पलक की तरफ देखकर कहता है, मुझे नहीं पता था नटखट शैतान और सबको उनकी नानी याद दिलाने वाली लड़की के दिल में इतना दर्द छुपा हुआ है। पलक विक्की की तरफ देखकर कहती है, मैं कारण को भूलना चाहती हूँ कि मैं एक ऐसे इंसान का हाथ थामना चाहती हूँ जो मुझे और मेरी फीलिंग्स को समझे, लेकिन आज की दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं मिलेगा जो ये जानते हुए कि उसकी बीवी किसी और से प्यार करती थी उसे अपना ले। विक्की अपना एक हाथ पालक की तरह बढ़ाकर कहता है, शादी करेगी मुझसे, जानता हूँ उतनी आराम की जिंदगी नहीं दे सकता जितना कारण में दे सकता था, लेकिन हाँ, एक अच्छा घर, सुख शांति, प्यार, मोहब्बत, सब कुछ दे सकता हूँ। पलक हैरानी से विक्की को देख रही थी तो विक्की कहता है, मम्मी पापा है, एक छोटी बहन है, एक छोटा भाई है, पूरा परिवार है मेरा, अगर मेरे परिवार में एडजस्ट कर सको तो थाम लो ये हाथ, मैं हमेशा के लिए तुम्हें अपना बना लूंगा, कभी भी तुम्हें कोई दुख दर्द छू कर नहीं जाएगा। पलक, मैं कॉलेज टाइम से तुमसे प्यार करता हूँ, कभी खाने की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि पूरा कॉलेज जानता था कि पलक कारण से कितना प्यार करती है, इसीलिए हमेशा अपने दुख अपने दर्द को तुमसे लड़ाई हो झगड़ा करके निकलता था, जिसे कभी तुम्हें मेरी फीलिंग्स के बारे में पता ना चले। पलक अपनी आंखों को बड़ी बड़ी करके विक्की को देख रही थी, फिर वह उसके माथे को छूकर रहती है, तुम्हें बुखार है? विक्की पालक के दोनों हाथों को पकड़कर कहता है, नहीं, आज अपने प्यार का इजहार किया है, शादी के लिए प्रपोज किया है। पलक, मैं तुमसे वादा करता हूँ जब तक तुम नहीं चाहोगी ना, मैं कभी इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाऊंगा, हम दोस्त बनाकर उसे घर में रहेंगे, भला ही दुनिया के सामने हम पति पत्नी होंगे, मेरे परिवार के सामने हम एक स्वीट कपल होंगे, लेकिन कमरे के अंदर हम दोस्त होंगे और मैं कभी अपने मर्यादा पर नहीं करूंगा, प्लीज मुझे अपना लो, तुम्हारी ना सही मेरी मोहब्बत तो पूरी हो जाएगी। एक पहाड़ पर एक लड़की खड़ी सामने अंधेरे को देख रही थी और कहती है, महादेव, आपने मुझे सब कुछ छीन लिया, पहले माँ बाप, घर परिवार, एक मेरी दोस्त, मेरी जिंदगी थी, तो आपने उसे भी मुझसे छीन लिया। 1 साल हो गया है, उसने एक बार भी मुझे कॉल नहीं किया, ना मुझसे मिलने की कोशिश की, ना मेरे घर गई। मैं हर रोज घर पर फोन कर कर इसी मकसद से पूछता हूँ कि शायद किसी दिन वह आ जाए और फिर से हमारी दोस्ती पहले की तरह हो जाए। क्या उसके लिए उसके माँ बाप और उसकी बहन इतनी जरूरी है कि उसने हमारी बचपन की दोस्ती तोड़ दी? तभी पीछे से एक औरत उसके कंधे पर हाथ रखती है और वह औरत से लिपट कर रहती है, बोलो ना काकी माँ, क्यों मेरी निविशा मुझसे दूर हो गई? वह तो मेरी दोस्त थी, मेरी बेस्ट फ्रेंड, मेरी बहन, सब कुछ थी वह मेरी, क्या वह मुझे पूरी तरीके से भूल चुकी है? क्या उसके दिल में मेरे लिए कुछ नहीं है? और मैंने सुना है उसकी शादी भी हो चुकी है, उसने मुझे अपनी शादी में भी नहीं बुलाया, काकी माँ, क्या मैं उसके लिए इतनी पराई हो गई हूँ?
काकी माँ, इनका नाम सविता देवी था। यह इशिका की मम्मी पापा के यहाँ काम करती थी। उनकी मौत के बाद इशिका को इन्होंने ही पाल पोस कर बड़ा किया था। इसका और निविशा की दोस्ती पूरे शहर में मिसाल दी जाती थी, लेकिन फिर इनकी दोस्ती को नजर लागी माया की और आज दोनों अलग अलग जगह एक दूसरे को याद करती हैं। सविता जी बेटा, अभी हमारे दिल्ली वाले घर से फोन आया था। वहां पर कुछ लोग आपको ढूंढते हुए आए थे और वह बोल रहे थे कि निशा ने उन्हें आपको ढूंढने के लिए भेजा है। क्या आप बात करना चाहेंगे? वह एक नंबर देखे गए हैं कि अगर आपके पास ये खबर पहुंचे तो आप उसे नंबर पर कॉल कर लो। इशिका जल्दी से कई के हाथ से फोन छीन कर उसे नंबर पर कॉल मिला देती है। वह नंबर किसी और का नहीं बल्कि अद्विक का था। अद्विक के फोन की रिंग बजती है, तभी अद्विक की नींद खुल जाती है। वह एक अनजान नंबर देखकर पहले तो नहीं उठाने वाला था, फिर उठा लेता है। अद्विक की आवाज सुनकर इशिका परेशान हो जाती है और कहती है, ये तो मेरी दोस्त का नंबर है ना। अद्विक अपनी भारी आवाज में कहता है, इशिका खन्ना राइट। इशिका जी, आप कौन? अद्विक में अद्विक रायजादा, तुम्हारी दोस्त निविशा रायजादा का पति। इशिका हैरानी से फोन को अपने कान से हटकर नंबर देखी है, फिर अपने कान पर लगाकर रहती है, तो आपके आदमी मुझे ढूंढ क्यों रहे थे? अद्विक, क्योंकि मैंने उन्हें ढूंढने के लिए भेजा था। निमिषा आपको ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आप दिल्ली में नहीं थी, इसीलिए। इशिका अदिक की बात सुनकर रहती है, जीजू मेरी दोस्त ठीक है ना? वह माया और उसके मम्मी पापा ने उसके साथ कुछ किया तो नहीं ना? बताए ना, 1 साल हो गया है, मैंने उसे देखा नहीं, उसकी आवाज नहीं सुनी। वह लोग बहुत बुरे थे, निविशा को बहुत परेशान करते थे। अद्विक, तुम्हारी दोस्त को माया और उसके परिवार की सच्चाई पता चल चुकी है और यह भी जान चुकी है कि वह तीनों उसके अपने नहीं है, बल्कि अब तो निविशा उन तीनों से ही बेइंतहा नफरत करती है। शायद तुमने आज की ट्रेंडिंग न्यूज नहीं देखी है, एक बार देख लो। और हाँ, इस नंबर पर मैं अपने घर का एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, जल्द से जल्द यहाँ पहुँच जाओ। कल सुबह तक का वक्त है तुम्हारे पास। अगर अपने दोस्त से मिलना चाहती हो तो कल सुबह जब सोकर उठे तो तुम उसके सामने होनी चाहिए, वरना मैं फिर कभी तुम्हें निविशा से मिलने नहीं दूंगा। इशिका अद्विक की बात सुनकर रहती है, कल सुबह सुबह सोकर जागोगे ना? मैं आपको आपके घर पर मिलेगी, क्योंकि मैं मेरी दोस्त से दूर नहीं रह सकती। उसे नाराज की है तो उसके सामने रहकर जताऊंगी, उसे दूर रहकर नहीं। इंतजार कीजिए आप मेरा। और कॉल कट कर देती है। अद्विक जब बालकनी से कमरे में आता है तो देखा है निशा सोफे पर बैठी कुछ सोच रही थी। अद्विक उसके पास आकर बैठ जाता है और कहता है, क्या हुआ, क्या सोच रही हो? निवेदक एक नजर अद्विक को देखकर कहती है, मैं इशिका के बारे में सोच रही हूँ। इसका मेरी बेस्ट फ्रेंड थी और मैंने माया और उसके माँ बाप के लिए अपनी बेस्ट फ्रेंड से दोस्ती तोड़ दी। मैं नहीं जानती अद्विक जी की वह कहाँ है, कैसी है, किन हालात में है, और मैं उससे मिलना चाहती हूँ, उससे माफी मांगना चाहती हूँ, उसे के सीने से लगकर सुकून हासिल करना चाहती हूँ। अद्विक निमिषा को अपने सीने से लगाकर कहता है, उससे मिलना है, माफी मांगनी है, वह सब ठीक है, लेकिन उसके गले मत लगा, क्योंकि तुम्हें गले लगाने का, तुम्हें छूने का, तुम्हें प्यार करने का हर चीज का अधिकार सिर्फ मुझे है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पति अदिक को और किसी को नहीं। अगर लड़का हो या लड़की, किसी को अपने आसपास मत आने देना, वरना उसकी मौत की जिम्मेदार तुम खुद होगी। मेरी यह बात कान खोल कर सुन लो। निमिषा अद्विक की तरफ देखकर कहती है, हाउ रूड। अद्विक निमिषा की तरफ देखकर कहता है, तुम्हें जो समझना है समझो, पर तुम मेरे अलावा किसी को छू नहीं सकती, दूर से बात कर लेना। निशा हंसने लगती है और अभी की गोदी में बैठकर रहती है, अभी आपने मुझे अपने परिवार के बारे में नहीं बताया। हमारी शादी को पूरे 15 दिन हो गए हैं और इन 15 दिन में मैंने कभी आपकी फैमिली को नहीं देखा और ना ही वह लोग हमसे मिलने आए। निविशा की बात सुनकर अद्विक सोफे पर से उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है, चलो चलकर सोते हैं, रात के 2 बजे बजने वाले हैं और तुम्हें अभी भी जागृत करना है। निमिषा अद्विक का हाथ पकड़कर कहती है, बात टालने की कोशिश मत करो। अद्विक निविशा का हाथ पकड़कर कहता है, मेरी फैमिली इस दुनिया में मैटर करती है निशा, लेकिन मेरे लिए वह कोई मैटर नहीं करती। तुम मेरी फैमिली के बारे में कुछ नहीं जानती हो और जिस दिन जान जाओगी उसे दिन तुम खुद उनसे नफरत करोगी। इस बेटर है उनसे जितना हो सके उतना दूर रहो। और बेड पर जाकर लेट जाता है, अपनी आंखें बंद कर लेता है कि निविशा फिर उससे कोई सवाल जवाब ना कर सके। नेक्स्ट मॉर्निंग सूर्यास्त। एक सफेद कलर की संगमरमर की हवेली में पूरा परिवार बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहा था। सब लोग शांति से अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। वहीं एक लड़का उछलता टूटा हुआ आता है और अपने दादी और दादाजी को गुड मॉर्निंग विश करके कहता है, हेलो माय ग्रैंड पेरेंट्स, कैसे हो आप लोग? वह बूढ़े लोग दोनों उसकी बात पर मुस्कुराकर कहते हैं, हम दोनों तो ठीक है, तुम बताओ कहाँ से आ रहे हो और इतना खुश किस बात से हो? मैं कुछ इस बात से हूँ कि जो खुशी की बात मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ उसके बाद आप लोग भी खुश हो जाओगे। सब लोग मुस्कुराकर उसे लड़के की तरफ देखते हैं तो वह लड़का कहता है, अदिक भाई ने शादी कर ली है, वह भी अपनी पसंद की लड़की से, और वह मेरी भाभी से बहुत मोहब्बत करते हैं। आपको पता है उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। जैसे ही पूरा परिवार उसे लड़के के मुंह से ये सब सुनता है, सब लोग खुश हो जाते हैं। ये है अद्विक की फैमिली, रायजादा फैमिली। संतोष रायजादा अद्विक के दादाजी। गायत्री संतोष रायजादा अद्विक की दादी मैन। धनुष रायजादा अद्विक के पापा।
कीर्ति रायजादा अद्विक की सौतेली माँ। आकाश रायजादा अद्विक का सौतेला भाई, जो अभी अभी दादाजी और अपनी दादी माँ को अपने भाई की शादी की खुशखबरी सुना रहा था। दादाजी अपनी चेयर से खड़े हो जाते हैं और आकाश को अपने सीने से लगाकर कहते हैं, तू सच बोल रहा है ना, मेरे अद्विक की जिंदगी में कोई आ गई है, मेरा बच्चा खुश रहता है ना। आकाश अपने दादाजी को खुद से अलग कर कर उनके दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर कहता है, हाँ दादाजी, वह बहुत खूबसूरत है। मैं भाई का पीछा कर रहा था, कल जब मैं उन्हें उनके सीक्रेट घर में जाते देखा मुझे लगा कि मैं उनके घर में जा सकता हूँ, लेकिन यह मेरी गलतफहमी थी। यहाँ का कोई भी मेंबर उनके घर में नहीं जा सकता। फिर मैंने भाभी को घर से निकलते हुए देखा। भाभी ने रेड कलर की साड़ी पहनी थी, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, और वह भाई के साथ हंसती मुस्कुराती है उनका हाथ पकड़कर घर के अंदर चली गई थी। कीर्ति जी आकाश के पास आकर रहती है, तू सच बोल रहा है ना, मेरे अद्विक ने शादी कर ली। तभी धनुष जी की आवाज सुनाई देती है, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है किसी को, हम सब लोग जानते हैं कि अद्विक हम सब से कितनी नफरत करता है और करती तुम्हें तो वह अपनी माँ का कातिल समझता है और मुझे अपना पिता नहीं मानता, क्योंकि उसे लगता है कि मेरा तुम्हारा शादी से पहले जो चक्कर चल रहा था उसकी वजह से उसकी माँ की मौत हुई है। कीर्ति जी धनुष जी का हाथ पकड़ कर कहती हैं, वह बच्चा था धनुष, उसे जो सिखाया गया, जो दिखाया गया, उसने वही देखा, वही सुना और उसे ही सच मान। धनुष की सीरियस फेस के साथ सबकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, 8 साल का था वह जब ये घर छोड़कर भाग गया था, डर डर की ठोकरें खाई थी उसने, भीख मांगकर अपना पेट पाल था उसने, लेकिन हमारे पास नहीं आया था। हम दूर से उसे देखते थे, दुख दर्द गम तकलीफ गुस्सा सब कुछ आता था हम लोगों को, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि मेरा खुद का बेटा मुझसे नफरत करता है। जानती हो, जब वह रोड पर खड़े होकर भीख मांगता था ना, मेरा सीना छलनी हो जाता था। मुझे मेरा पैसा प्रॉपर्टी सब कुछ बेमानी लगता था, और फिर उसने अपनी मेहनत से आर इंडस्ट्रीज को चालू किया और आज वह दुनिया का नंबर 1 बिजनेसमैन है। और उसकी क्रूरता की कहानी हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। इतनी नफरत करता है कि आज तक हमारे घर के दरवाजे पर नहीं आया, लेकिन हम लोगों की हर एक जानकारी उसके पास रहती है, इसीलिए तो वह शक्ल से भी आकाश को पहचानता है, वरना उसके सामने तो आकाश का जन्म भी नहीं हुआ था। गायत्री जी धनुष जी का हाथ पकड़कर रहती है, नाराज है, नफरत करता है, हम मना लेंगे ना उसको। धनुष की एक फीकी मुस्कान के साथ रहते हैं, वह कभी नहीं आएगा माँ, कभी नहीं, नफरत करता है वह हम सबसे, माँ सलोनी की मौत की जिम्मेदार हम नहीं है, ये बात हम सब जानते हैं, लेकिन उसे कौन समझाए कि सलोनी की मौत से जितना वो टूटा था ना, उससे कहीं ज्यादा मैं टूटा था, और उसे नशे में और उसमें मैं करती के साथ वह हरकत कर बैठा जो मैं कभी होश में नहीं कर सकता था। फिर करती माँ बनने वाली थी तुम, जो उससे शादी करनी थी, क्योंकि वह बच्चा मेरा था। मैं उससे यूं ही डर डर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता था, लेकिन मेरे बेटे ने कुछ भी नहीं समझा और मुझे सजा सुनाकर चला गया। कीर्ति जी रोते हुए वही चेयर पर बैठ जाते हैं और कहती हैं, मेरी क्या गलती थी धनुष जी, जो मेरे बच्चे ने मुझे इतनी नफरत की कि वह अपनी मौसी को ही अपनी माँ का कातिल बन बैठा, मेरी क्या गलती थी। आकाश सबकी तरफ देखकर कहता है, मैंने फैसला ले लिया है, मैं कैसे भी करके लेकिन आपके भाई के घर जाऊंगा और अपने भाई के साथ ही रहूंगा, क्योंकि मेरे भाई को भी अपने परिवार के साथ रहने का हक है और मुझे मेरे बड़े भाई का प्यार पाने का हक है, इसीलिए अब मैं वहां जाऊंगा, चाहे भाई मुझे घर से धक्के मारकर ही क्यों ना निकाल दें। सब लोगों को आकाश की बात सही लगती है, कम से कम वह अदरक की जिंदगी के बारे में जान तो पाएंगे। आकाश ब्रेकफास्ट करके वहां से बाहर निकल जाता है, कुछ लोगों को पैसे देकर वह खुद पर हमला करने के लिए बोलता है, क्योंकि वह जानता था कि अदिक के सीक्रेट गार्डन हमेशा पूरी फैमिली के पीछे रहते हैं। इसके बारे में पूरी फैमिली नहीं जानती थी, लेकिन आकाश जानता था। अद्विक और निविशा ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तभी अद्विक का फोन बजने लगता है। अद्विक कॉलर आईडी देखा है तो जल्दी से कॉल पिक करता है, तभी दूसरी तरफ से बताया जाता है कि किसी ने आकाश पर जानलेवा हमला किया है। अद्विक तुरंत फोन कट करके घर से बाहर निकल जाता है। निविशा हैरानी से जाते हुए अद्विक को देख रही थी। 10 मिनट में अद्विक उस जंगल के एरिया में पहुंच जाता है जहां उसके सीक्रेट बॉडीगार्ड्स ने आकाश को गाड़ी के अंदर बिठाया हुआ था। अद्विक जैसे ही गाड़ी से बाहर निकलता है, अद्विक का ऑरा, उसका रोब, उसके चलने का तरीका, सब कुछ देखकर आकाश की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। उसने अपने भाई से ज्यादा हैंडसम आदमी आज तक नहीं देखा था, और उससे भी ज्यादा उसका वह चलने का तरीका किसी राजा की तरह था। वह अपने हिडन कैमरा से वीडियो बना रहा था अद्विक की, जो वह अपने घर भेजने वाला था। अद्विक जल्दी से जाकर वहां खड़ा होता है तो बॉडीगार्ड जल्दी से गाड़ी का गेट खोल देते हैं और आकाश बाहर निकलता है। आकाश अपने सामने खड़े इंसान को देखकर अनजान बनते हुए कहता है, कौन हो आप लोग और मुझे इस तरह क्यों
बिठा के रखा है, देखिए मुझे जाने दीजिए, घर पर मेरी फैमिली मेरा वेट कर रही होगी। अद्विक आकाश के चेहरे को देखा है, फिर उसे घुमा घुमा कर उसके पूरे शरीर को देखकर कहता है, ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ और जो यह नाटक किया है ना, अगर इसमें तुम्हें चोट लग जाती ना तो मैं खुद अपने हाथों से तेरे हाथ पैर तोड़कर रख देता। तुझे क्या लगता है मेरी नजर नहीं रहती तेरे ऊपर? तू गुंडों को पैसे देगा, वह गुंडे तुझे मारेंगे आकर, इतनी भी औकात नहीं और लोगों की जो अद्विक राय ज्यादा के भाई को हाथ लगा सके। आकाश अपना सर नीचे करके खड़ा हो जाता है, क्योंकि वह जान गया था कि उसके भाई ने उसकी चोरी पकड़ ली है। वह मासूमियत अपनी आवाज में लाते हुए कहता है, मैं आपके साथ रहना चाहता था भाई, पूरी फैमिली देखी मैंने, सब कुछ देखा, जब कॉलेज जाता हूँ ना और अपने दोस्तों के बड़े भाइयों को देखता हूँ तो आपको बहुत मिस करता हूँ मैं, लेकिन आप तो मुझे मिस नहीं करते ना, इसलिए तो कभी मुझसे मिलने नहीं आते। आपकी नाराजगी दादा दादी मम्मी पापा से है ना, मुझे किस चीज की नाराजगी है? जिस वक्त अपने वह घर छोड़ा था मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था भाई। अद्विक आकाश का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ गाड़ी में बिठाकर वहां से निकल जाता है। आकाश अद्विक को बहुत गौर से देख रहा था, तभी अद्विक बिना आकाश की तरफ देख कहता है, मेरे चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रहे हो लेकिन पढ़ नहीं पाओगे, और हाँ तुम्हें मेरे साथ रहना है ना, इसलिए अपने मेंशन पर छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे कंपनी जाना है, घर पर तुम्हारी भाभी है, आराम से उसके साथ वक्त बिताना, और हाँ मुझे धोखा देने की कोशिश बिल्कुल मत करना क्योंकि मेरी नजर सबके ऊपर रहती है। और बंगले के आगे जाकर गाड़ी रोककर आकाश को उतारने का इशारा करता है। आकाश तुरंत गाड़ी से बाहर आ जाता है, अद्विक की गाड़ी स्पीड से वहां से निकल जाती है। थैंक यू फॉर लिसनिंग, लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।